आयुष्मान भव से संबंधित सभी साथियों का वंदन, अभिनंदन आज के एक बहुत ही खास सत्र में। इस सत्र में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट, इसके विषय में बात करेंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग के ध्यान में रखना चाहूँगा कि जब भी आप ये ऑडियो क्लिप सुन रहे हैं अभी, तो अर्थात आप स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या फिर आपके किसी अपने रिश्तेदारी में या कोई दोस्त सर्किल में या सामाजिक सर्किल में कोई ना कोई बंदा ऐसा लग रहा है कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, तभी आप ये ऑडियो क्लिप सुन रहे हैं। अगर सही में पूरी जानकारी चाहिए तो इस ऑडियो क्लिप को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, और इसको सुनने के बाद जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सवाल आपके मन में आएंगे या कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ फीडबैक जो भी आपके मन में आता है, वो अपना फीडबैक जो है कमेंट करके हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। इससे आने वाले सेशंस में हमें और क्या सुधार करना चाहिए, इसकी जानकारी समय समय पे मिलते रहती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट से। समझेंगे कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें पता है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है ये हमें नहीं पता है। आज वही समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक चीज़ तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम लोग किसी का टीएफटी करवाते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो जो हमारे पास रिपोर्ट आता है उसमें 3 चीज़ें लिखी रहती है। एक होता है T3, एक होता है T4 और एक होता है TSH। और हम में से लगभग सभी को पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वह 3 तरह के हार्मोन्स बनाता है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि थायराइड ग्लैंड 3 तरह के हार्मोन बनाता है, और ये रिपोर्ट में 3 जो चीज़ें दिख रही है हमें, T3, T4, TSH, यही थायराइड ग्लैंड का तीनों हार्मोन है। हम में से अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु यह सही नहीं है। ये जो अंत में जो TSH है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, ये जो TSH है ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन नहीं है, ये कहीं और बनता है। कहाँ बनता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो अगर TSH थायराइड ग्लैंड में नहीं बनता है तो थायराइड ग्लैंड में T3 और T4 के अलावा क्या बनता है? तो थायराइड ग्लैंड में एक और हार्मोन बनता है, कैल्सिटोनिन। लेकिन यहाँ पे हमें कैल्सिटोनिन को साइड रखना है, वो थायराइड के प्रोफाइल में नहीं आता है, वो कैल्शियम वाले चैप्टर में आ जाता है। कैल्सिटोनिन जो है ये कैल्शियम से जुड़ा हुआ है। कैल्सिटोनिन और पीटीएच हार्मोन, उनका एक हड्डियों के ऊपर काम होता है, उसके ऊपर एक अलग सेशन में हम लोग बात करेंगे जब एक्सरे एमआरआई वगैरह में जाएंगे तब। तो अभी एक चीज क्लियर हो गया कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में 2 ही ऐसे हार्मोन हैं जो थायराइड ग्लैंड में बनते हैं, जिनका नाम है T3 और T4। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, ये दोनों हार्मोन नहीं बनते हैं। थायराइड ग्लैंड में बनता एक ही है, वही बाद में दूसरे हार्मोन में चेंज हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं टीएफटी का वर्किंग प्रोसेस। तो यह एक ब्लड टेस्ट है, इसमें थायराइड के हार्मोन्स का पता चलता है, थायराइड से संबंधित क्या क्या बीमारियां हैं ये पता चलता है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक चीज समझिए, थायराइड ग्लैंड का सबसे मेन काम है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना। अभी पंगा यह है कि हम में से अधिकतर लोग मेटाबॉलिज्म का सही मतलब नहीं समझते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म?
अगर मैं पूछूं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, आप अपने हिसाब से जो भी आपको पता है एक बार कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। बट अगर एक लाइन में समझाना हो तो मैं तो ये कहूँगा कि मेटाबॉलिज्म इज आवर बॉडी स्पीड। हमारे शरीर में हजारों तरह के काम होते हैं। 1500 काम तो अकेले लीवर करता है। तो सोच के देखिए हमारे शरीर के अंदर कितने हजारों लाखों काम होते हैं हर रोज हर पल। तो हर एक काम को करने की स्पीड है। हमारे सांसों की स्पीड है कि मैं अभी बात कर रहा हूं तो कितने सेकंड में कितनी सांसें लूंगा। मैं अगर सोया हुआ हूं तो कितने सेकंड में कितने सांसें लूंगा। इसका एक फिक्स टाइमिंग है। हम जो खाना खाते हैं उसका भी एक टाइमिंग है कि इनकमिंग इतने बजे हुआ तो आउटगोइंग कितने बजे तक हो जाएगा। हमारा जो दिल धड़कता है, कहते हैं ना वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये भी एक फिक्स टाइमिंग है, पल्स रेट कहते हैं। तो ये हर एक काम की होने की जो स्पीड है इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं और इसी को थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो अभी समझ सकते हैं कि यह कितना वाइटल चीज है। हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज का स्पीड है और हर एक स्पीड को कंट्रोल कौन करता है? थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है स्पीड हर जगह है। एक बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब थायराइड में प्रॉब्लम है। एक बच्चे की ग्रोथ बहुत ज्यादा गोल मटोल फुटबॉल बन गया, इसका मतलब थायराइड में गड़बड़ है। एक बच्चा खाता है और खाने के आधे घंटे के अंदर ही पोटी के लिए भागता है, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है, उसमें यूडीएफ हो जा रहा है, खाना पूरा पच ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब स्पीड में गड़बड़ है, मतलब मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ है। एक बच्चा खा तो रहा है दबा के, लेकिन पोटी के लिए जाता है 3 दिन बाद, वो भी बहुत मुश्किल से। इसका मतलब उसका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। जो काम रोज होना चाहिए वो 3 दिन में हो रहा है, तो उसका स्पीड स्लो है। तो मतलब मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। किसी का दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, इसका मतलब स्पीड गड़बड़ है, तो मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। किसी का दिल धीरे धीरे धड़क रहा है तो भी मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। किसी को घबराहट ज्यादा हो रही है, मतलब सांस तेज चल रही है, इसका मतलब स्पीड बढ़ा हुआ है, मतलब मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। मेडिकल साइंस में डिजीज के जितने भी चैप्टर होते हैं, जैसे अपने न्यूरोथेरेपी वेद 4 में ही पढ़ेंगे, तो पहला क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, उसके बाद एसिडोसिस, उसके बाद अल्कोलोसिस, उसके बाद इन्फेक्शन, उसके बाद इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यून, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोमस्कुलर, किडनी, ये सारे चैप्टर है अलग अलग। और जब भी आप चैप्टर की बीमारियों को पढ़ेंगे तो उसमें मोर देन 90% बीमारियां जो है स्पीड मेटाबॉलिज्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो इससे समझ सकते हैं कि थायराइड कितना महत्वपूर्ण ग्लैंड है हमारी बॉडी के लिए। और थायराइड ग्लैंड की काम करने की क्षमता का अनुमान हम लोग कैसे लगाते हैं? टीएफटी टेस्ट से। तो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में और। जैसे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, पहला जो हार्मोन है T3, इसका नॉर्मल रेंज क्या है? 80 से लेके 200 ml पर डेसीलीटर, मतलब 10 ml खून के अंदर 80 से 200 मिलीग्राम T3 होना चाहिए। अगर 80 से कम है तो गड़बड़ है, T3 कम हो गया है। और अगर 200 से ज्यादा है तो भी गड़बड़ है, T3 बढ़ गया है। तो ये T3 है क्या, और इसका नाम T3 ही क्यों है? TX भी तो हो सकता था। तो ये T3 हार्मोन जो बनता है ये दो तरह की चीजों से, एक प्रोटीन और एक स्टेरॉइड से मिलकर बनता है, आइडो और थायरोनिन। तो 3 मॉलिक्यूल आइडो के और 3 मॉलिक्यूल थायरोनिन के जब कपलिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो वो T3 बनता है। और इसीलिए इसका पूरा नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन। ट्राई मतलब 3, तो इसमें 3 जोड़ी आयोडीन और थायरोनिन है, 3 जोड़ी है, इसलिए T3 कहा गया है। फिर इसके बाद आता है T4। तो T4 को तो हम लोग थायरोक्सिन समझते हैं,
लेकिन T4 का भी एक्चुअली नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन। हम लोग जानते हैं थायरोक्सिन से नाम से, लेकिन ये है टेट्रा। टेट्रा मतलब होता है चार, जैसे ट्राई का मतलब 3 हो गया, तो टेट्रा का मतलब 4। और अंत का जो है TSH। अब TSH के ऊपर आते हैं। TSH थायराइड का हार्मोन नहीं है, तो ये बनता किधर है बाबा? तो ये बनता है हमारे ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड में। जब भी बॉडी का स्पीड डाउन होने लगता है ना, स्लो होने लगता है, तो बॉडी का वो पार्ट, जैसे कुछ भी स्लो हो सकता है, हार्ट स्लो हो सकता है, लीवर का काम स्लो हो सकता है, इंटेस्टाइन का काम स्लो, जिसका भी काम स्लो हो जाएगा वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है कि भैया मेरा स्पीड कम हो रहा है, आप देखो क्या कर सकते हो। हाइपोथैलेमस देखता है कि ये जो स्पीड कम हो रहा है ये किसके अंडर में है। तो अगर वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के अंडर में जैसे आता है, कुछ ग्लैंड है, पैराथायरॉयड है, थाइमस है, एड्रिनल मेडुला है, ये सब क्या है, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के अंडर में आते हैं, तो उन सबको हाइपोथैलेमस खुद संभाल लेता है। लेकिन ये जो थायराइड है ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के अंडर में नहीं आता है। हाइपोथैलेमस के अंडर में एक और ग्लैंड है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्लैंड इसके अंडर में आते हैं। ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि उप प्रधानमंत्री है। कुछ मिनिस्ट्री जो है प्रधानमंत्री डायरेक्ट खुद अपने अंडर में रखते हैं, लेकिन अधिकतर मिनिस्ट्री जो है ये उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही होता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे शरीर का वाइस प्राइम मिनिस्टर है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि भाई देखो, थायराइड को बोलो कि स्पीड को बढ़ाए, इंजन की स्पीड बढ़ाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बना देता है TSH। अभी इसका पूरा नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। तो इस हार्मोन का काम है थायराइड को उत्तेजित करना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बना के भेजता है कि भैया थायराइड उठ जा, थोड़ा स्पीड बढ़ा। तो जैसे उसको बोलता है स्पीड बढ़ा, तो वो होता है TSH। इसका लेवल कितना होना चाहिए? 0.4 से लेके 4 MU पर लीटर, मतलब 0.4 से लेके 4 माइक्रो यूनिट 1 लीटर में होना चाहिए। अब यदि संपूर्ण रूप से TFT या TPT को समझे, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट या थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो इसको उल्टा समझने की आवश्यकता है कि शरीर में कहीं भी किसी भी ऑर्गन की स्पीड जब कम होने लगती है तो वो ब्रेन में एक हिस्सा है प्रधानमंत्री ऑफिस, PMO, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में वो ईमेल भेजता है कि मेरा स्पीड स्लो हो रहा है, देखो आप कुछ इसके लिए नेसेसरी एक्शन लो। तो प्रधानमंत्री ऑफिस देखता है कि किस टॉपिक पे काम करना है और वो डायरेक्ट मेरे अंडर है कि नहीं है। तो वो देखता है यहाँ पे स्पीड बढ़ाने का काम करना है, तो स्पीड बढ़ाने का काम कौन करता है? थायराइड करता है। तो ये देखता है थायराइड मेरे अंडर तो नहीं है, क्योंकि कुछ मिनिस्ट्री जो होता है वो प्रधानमंत्री के अंदर में डायरेक्ट होता है, कुछ जो होता है इनडायरेक्टली वो किसी और मिनिस्टर के अंडर में दे देते हैं। जैसे बिहार में अभी जैसे कहा जाए कि शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब स्तर है। उसके बाद हो गया पुल्स एंड ब्रिजेस, पथ परिवहन निगम। तो खैर पथ परिवहन तो अलग हो गया, लेकिन जो ये पुल वगैरह बनता है, नदी नालों पे पुल बनता है, रेलवे के ऊपर पुल बनता है, तो ये मिनिस्ट्री भी बहुत ख़राब कंडीशन में है। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे बिहार में मतलब 1.5 महीने में 27 पुल गिरे।
और शिक्षा व्यवस्था तो पता ही है। लेकिन अब बाकी मिनिस्ट्री में देखिएगा ज़्यादा तामझाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंडर में है, नीतीश कुमार के अंडर में है। और नीतीश कुमार की अच्छाई पता नहीं मेरे को, बुराई पता नहीं मेरे को, लेकिन एक चीज़ तो है कि जो मिनिस्ट्री डायरेक्ट उनके अंडर में है वो अपने सारे अधिकारियों को टाइट करके रखते हैं। तो उनके अंडर में आने वाले डायरेक्ट मिनिस्ट्री बहुत अच्छा चलता है। तो खैर, राजनीति से अलग हटते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हाइपोथैलेमस देखता है कि ये मेरे अंडर में नहीं है, ये उप प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंडर में है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये आदेश देता है। कैसे देता है? बोलता है वहीं से चिल्लाता है? नहीं, वो एक हार्मोन बनाता है, TSH-RH, उसका नाम है TSH-RH। ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा आपको शायद। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है, TSH का रिलीजिंग हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन जाके उप प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड में बताता है कि भैया आप TSH बनाओ, जरूरत है, उसकी स्पीड कम हो रहा है। तब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH भेजता है। कितना भेजता है? जितना ज़रूरत है, मतलब 0.4 से लेकर के 4 माइक्रो यूनिट तक भेजता है 1 लीटर खून में। तो हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर खून है, तो समझ लो इसका डबल कर लो, उतना वो TSH भेजता है ब्लड में। ब्लड में ये TSH घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए जैसे ही थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, तो थायराइड ग्लैंड को कहता है ये बाबू उठो, T4 बनाने का टाइम आ गया है। T4 मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन, या जिसको थायरोक्सिन भी हम लोग कहते हैं। तो कहता है ठीक है भैया, बना रहे। तो वो कितना T4 बनाता है? फिर वही बात है ज़रूरत के हिसाब से कि TSH कितना आया है, उसके हिसाब से ये T4 बनाएगा। तो जनरली ये 4.5 से लेकर 12.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर बनाता है। ठीक है, माइक्रोग्राम मतलब मिलीग्राम से भी छोटा। अब ये जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन जो है, ये जब लीवर में एंटर करता है, थायरोक्सिन बनाकर मतलब T4 बना करके जो थायराइड ग्लैंड है उसको ब्लड में डाल देता है। ये घूमते हुए जब लीवर में जाता है तो लीवर में एक एंजाइम बनता है, ये लंग्स में भी बनता है, लीवर में भी बनता है, जिसको कहते हैं कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, मतलब अब टेट्रा जो था वो ट्राई हो गया, ट्राई आइडोथायरोनिन बन गया। उसके बाद ये इफेक्टिव ऑर्गन में लीवर उसको भेज देता है। किसका स्पीड स्लो हो रहा है? किडनी का स्पीड स्लो हो गया तो किडनी के पास भेजेगा। हार्ट का स्पीड स्लो हो रहा है तो हार्ट के पास भेजेगा। जिसका स्पीड स्लो हो रहा है उसके पास भेज देगा। तो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला तो ये देखो, थायराइड जो है ये क्या करता है, पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मतलब स्पीड को कंट्रोल रखता है। तो अभी समझ सकते हैं किसी भी चीज़ का, ब्रेन का हमारा स्पीड बढ़ जाए या घट जाए तो प्रॉब्लम आएगा, लंग्स का स्पीड घट जाए बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आएगा, हार्ट का स्पीड घट जाए बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आएगा, भोजन को डाइजेस्ट करने का, डाइजेशन का स्पीड कम हो जाए बढ़ जाए, मतलब किसी भी सिस्टम का स्पीड कम हो जाए या बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसको उल्टा करके हम ये भी समझ में सकते हैं कि कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब कारण जो भी हो, कुछ ना कुछ करके स्पीड कम या ज़्यादा हुआ होगा। तो इसलिए अगर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में T3 T4 या TSH में गड़बड़ दिखता है तो इसका मतलब बॉडी के किसी भी एक या एक से अधिक जगहों पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। अब देखो, थायराइड ग्लैंड में देखा जाए एक्चुअली इन तीनों में से तो एक ही हार्मोन बनता है T4। यह इनएक्टिव होता है, बाद में यह एक्टिव होकर के T3 में बदलता है। तो अगर ये T3 कम ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या होगा, ये थायराइड के हार्मोन का असर क्या क्या होता है, वजन पे असर होता है, हार्ट रेट पे असर होता है, बॉडी के टेम्परेचर और ब्रेन के डेवलपमेंट पे भी इसका असर होता है, मसल्स पे असर होता है, बहुत सारा असर शरीर के अंदर इसका देखने को मिलता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं?
तो वजन का घट जाना या बढ़ जाना, हार्ट का जो रेट है वो भी घट जाना या बढ़ जाना, मुंह सूखा सूखा रहना, ड्राई माउथ, अक्सर खांसी जैसी टेंडेंसी रहना, स्किन से जुड़ी हुई बीमारी। अभी तक देखो हम लोग सोचते थे कि स्किन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है तो गुरुजी ने क्या बताया था, किडनी और गॉल ब्लैडर जरूर देना। तो हम लोग किडनी क्लियर देते हैं, फेटर प्लस न्यू गॉल या न्यू गॉल ट्रीटमेंट देते हैं। साथ में हमें थोड़ा थायराइड को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि स्किन की बीमारियों में थायराइड का भी रोल रहता है। और स्त्रियों में खास करके पीरियड्स से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें आती हैं प्रॉब्लम, वो सब थायराइड से डायरेक्टली कंट्रोल्ड रहता है। तो समझेंगे कैसे कौन सा हाइपो है और कौन सा हाइपर है, कब हाइपो होता है कब हाइपर होता है। सॉरी। तो जब भी आप किसी का रिपोर्ट देखोगे तो उसमें ये तीनों हार्मोन रहेंगे, T3, T4, TSH। तो तीनों के लेवल को हमें देखना है। कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, मान के चलो T3 नॉर्मल है, T4 भी नॉर्मल है और TSH बढ़ा हुआ है। TSH बढ़ा हुआ है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को ज़्यादा TSH बनाना पड़ा। ठीक है, थायराइड अपना T3 T4 ठीक रखा है, लेकिन उस ठीक रखने के लिए पिट्यूटरी को TSH तो ज़्यादा बनाना पड़ रहा है ना। तो इसको कहेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म शुरू हो गया है। आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन कि या तो T3 लो है या तो T4 लो है या तो दोनों ही लो है और TSH हाई है, तो ये हाइपोथायराइड हो गया। इन तीनों में से कुछ भी कंडीशन हुआ, T3 लो आ गया या T4 लो आ गया या TSH हाई आ गया, तो ये हाइपोथायराइड है। तीसरे कंडीशन में आते हैं, फिर से मान के चलो T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है और TSH हाई की जगह अब लो हो गया। TSH जब लो हो गया तो ये प्राइमरी हाइपर थायराइड हो गया, हाइपर। और इसी तरह T3 या हाई हो गया या T4 हाई हो गया या TSH लो हो गया, तो ये समझ लेना है कि अब इनको हाइपर थायराइड हो चुका है। अच्छा, तीनों ही लो रहे तो, अगर तीनों ही लो आता है मतलब T3 भी कम है, T4 भी कम है, TSH भी कम है, तो सीधा समझ जाना जब TSH कम है तो भाई T3 T4 तो कम रहना ही है। तो ये थायराइड की दिक्कत नहीं है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की दिक्कत है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कौन सा कंडीशन में है बंदा अभी। अब इसके लिए आते हैं एलोपैथी पे। तो एलोपैथी के बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा आप सभी को कि यह जो ऑडियो क्लिप है ये न्यूरोथेरेपिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है, जो अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं या ट्रेनिंग कर चुके हैं उनके लिए है। नॉर्मल लोगों से आग्रह है या न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं से भी आग्रह है कि मैं अपने वीडियोज़ में जो मेडिसिन्स के नाम बताता हूँ उन मेडिसिन्स का यूज़ करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही मेडिसिन को यूज़ करें। यह सिर्फ नॉलेज के लिए है, रेफरेंस के लिए है कि हम लोग उसको न्यूरोथेरेपी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेडिसिन नॉर्मली दिया जाता है थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट। थायरोक्सिन के नाम से आता है, चाहे कहे थायरोनॉर्म के नाम से भी आता है। यह माइक्रोग्राम में आता है। 6.25 6.25 से लेकर के 150 तक का आता है। 6.25, 12.5, 25, 50, 75, 100, इस तरह। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि कितना देना है दवाई, डॉक्टर कैसे करते हैं? सुनते हैं ना, किसी को 12 दे रहे हैं, 12.5 दे रहे हैं, किसी को 25 माइक्रोग्राम दे रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? 1 किलो पे 1.5 माइक्रोग्राम। तो आदमी का वजन जितना है उसका 1.5 गुना कर दो। मान लो मेरा वजन 50 किलो है तो उसका 1.5 गुना मतलब 75 माइक्रोग्राम का। अगर मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो 75 माइक्रोग्राम का मेरे को दवाई लेना पड़ेगा। वो दवाई होता क्या है? थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट। ये क्या होता है? ये होता है T4, क्योंकि प्रॉब्लम थायराइड में है, लीवर में नहीं है ना। तो ये T4 खाएंगे, वो लीवर में जाएगा, वो उसको T3 में बदल देगा और बदल के जिधर स्लो डाउन हो उधर भेज देगा। लेकिन पंगा ये है
कि इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? नौजिया, वोमिटिंग, मतलब घबराहट और उल्टी जैसा मन होना, हेडेक, सिर दर्द, बॉडी टिंगलिंग, मतलब पूरे शरीर में, कभी हाथ में, पैर में, सिर में, मुंह में, पेट में, छाती में, पीठ में, कमर में, कहीं भी लगेगा झंझनाहट हो रहा है, तो ये सब उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो अपन क्या करते हैं, अपन T4 यार बॉडी के अंदर ही बना सकते हैं ना। उसके लिए हमें चेन को समझना पड़ेगा। देखो T4 बनाता कौन है? तो थायराइड ग्लैंड बनाता है। थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? तो प्राइम मिनिस्टर, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को भी कोई कंट्रोल करता है क्या? हाइपोथैलेमस को भी कोई कंट्रोल करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो हमारी बॉडी का प्रेसिडेंट कौन है? पीनियल ग्लैंड। तो हमें ये सीढ़ी समझ में आ गया, पीनियल ग्लैंड के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे थायराइड ग्लैंड। तो इसी सीक्वेंस में हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। T4 बनाना तो क्या करेंगे? पीनियल ग्लैंड के लिए कुंडली देंगे, हाफ कुंडली देंगे, कितना? 40 सेकेंड, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद उसके नीचे कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं? मेडुला देते हैं। कितना मेडुला? कोई भी मेडुला दो, हाइपोथैलेमस ही एक्टिवेट होगा, लेकिन यहाँ पे हम 6 मेडुला देंगे। हमें 6th क्रेनियल नर्व को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए 6 मेडुला देंगे। उसके नीचे कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट है, इंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे वाला, पीछे वाला। तो हमें आगे वाला में TSH बनता है, तो हमें उसको एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हमारा न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है थायराइड पी। तो थायराइड पी देंगे कितना? 4 थायराइड पी। तो पहला क्या हो गया? हाफ कुंडली 40 सेकेंड, उसके बाद 6 मेडुला, उसके बाद 4 थायराइड पी, और उसके बाद अंत में आएगा 4 थायराइड। तो इस सीक्वेंस के द्वारा हम थायरोक्सिन बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं। अभी देखो, एलोपैथी दवाइयाँ कितनी बार दे रहा है, उसके हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट भी सेट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि थायरोक्सिन नॉर्मली जिनको दिया जाता है, तो डॉक्टर बताते हैं सुबह सुबह खाली पेट में 1 गोली खा लेना, बस। तो वो दिन में 1 गोली खिला रहे हैं, तो अपन को भी दिन में 1 बार से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना है। हाँ, अगर वो दिन में 2 बार कोई गोली बता रहे कि सुबह शाम खा लेना, तो अपन ट्रीटमेंट भी 2 बार दे सकते हैं। फीवर वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह है, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह है, तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ वो दिन में 3 बार देते हैं, तो हम भी दिन में 3 बार ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो दवाइयाँ खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दवाइयों की फ्रीक्वेंसी को समझो। और वही चीज़ अगर हम अपने न्यूरोथेरेपी में कर रहे हैं, तो जाहिर बात वह है कि हम भी अपनी फ्रीक्वेंसी उस मेडिसिन की तरह रखेंगे, तो बहुत अच्छा है। अभी फीवर में आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या बोलता है? ये पैरासीटामोल की गोली है, चाहे जो भी हो, मतलब मान लीजिए डोलो कंपनी का हो, या पैरासीटामोल हो, मेटासिन हो, कैल्पोल हो, कुछ भी हो। अगर वो कहते हैं दिन में 3 बार खाना है, तो ठीक है, हम भी फीवर के लिए ट्रीटमेंट देंगे, तो हम भी दिन में 3 बार दे सकते हैं। मतलब 3 बार से ज़्यादा दे सकते हैं, ये मिनिमम क्वांटिटी है। कोई दवाई डॉक्टर 2 बार लिखा है खाने के लिए, तो हमें ट्रीटमेंट भी 2 बार ही देना है। 2 से 3 बार कर सकते हैं, लेकिन 1 बार करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ें समझ सकते हैं, ट्रीटमेंट भी हमने समझा। अच्छा, अगर हाइपर हो गया है, तो हाइपर हो जाने पे एलोपैथी वाले क्या करते हैं? मेथीमाजोल टैबलेट एक आता है, मेथीमाजोल, ये टैबलेट देते हैं। तो चलो, हमें मेथीमाजोल से मतलब नहीं है, हमें सोमेटोस्टेटिन से मतलब है। कोई भी चीज़ बढ़ गया तो सोमेटोस्टेटिन बनाएंगे, तो वो उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हाइपर थायराइड वाले पेशेंट अगर कभी, वैसे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी आए तो आप देखना, गौर करना, डॉक्टर उनको देते तो 10 दिन लगातार दवा खिलाते हैं, उसके बाद 1 दिन गैप कर देते हैं, फिर 10 दिन खिलाते हैं, 10 दिन खिलाने के बाद 1 दिन गैप करते हैं। क्यों करते हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन करते हैं। तो मेरे को ये लगा कि शायद अगर हम अपने ट्रीटमेंट में भी ऐसा यूज़ करें, तो मैंने कहा हाइपर थायराइड के तो ज़्यादा पेशेंट आते नहीं हैं, तो एक पेशेंट आ रहे हैं अभी भिवाड़ी वाले सेंटर में, अर्चना ने बताया था। तो मैंने उसको बताया कि 10 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद 1 दिन गैप कर दो। तो पिछले 1 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है।
तो मेडिसिन तो एज इट इज़ ही चल रही है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स थे उनके मेडिसिन चलने के बाद भी, कि हमेशा मुंह सूखा सूखा रहना, हाथ पैरों में जलन होना। यूडीएफ की प्रॉब्लम तो बहुत खतरनाक थी, दिन में 3 से 4 बार इनको जाना पड़ता था स्टूल पास करने के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत अच्छे हैं इसी चीज़ से कि हमने 10 दिन ट्रीटमेंट दिया, 10 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद 1 दिन गैप कर लिया। ठीक है। अब हमने अपने न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट की बात करें तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं। सोमेटोस्टेटिन का क्या फार्मूला है, 2 पेन मल्टीप्लाइड 6। अब 2 पेन मल्टीप्लाइड 6 जहाँ भी यूज़ करते हैं तो वहाँ 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6 भी यूज़ कर लेते हैं। हालांकि यहाँ तो ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड के फंक्शन में जैसे मैंने T4 से T3 के चेंजेस बताया लीवर में ही होता है, तो यहाँ भी 1 पॉइंट लीवर दे सकते हैं। और उसके बाद एंटी फाइब्रिन हेपरिन जो है 2 पेन वाला, वो दे सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स को देखेंगे, अगर यूडीएफ की प्रॉब्लम है तो यूडीएफ ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई थायराइड फंक्शन टेस्ट या थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में सारी जानकारी। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली और आसपास के राज्यों में स्मॉग के साथ साथ एक और चीज़ भी स्लोली फैल रही है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो है इन्फेक्शन। किस तरह का इन्फेक्शन? फीवर, बुखार आना। खास करके ये हमारे इधर गांव में बिहार में कहावत है कि छठ पूजा के बाद से लेकर के मकर संक्रांति तक इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि जितनी भी अभी तक की इन्फेक्शन की बड़ी बीमारियां हैं, पिछला अभी कोविड ले लीजिए, या उसके पहले चिकनगुनिया ले लीजिए, या उसके पहले डेंगू था, उसके पहले मलेरिया था, 10 तरह की चीज़ें, ये स्टार्ट होती है इन्हीं 3 महीनों के बीच में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो धीरे धीरे ये समस्त हमारे गांव में ही नहीं भी तो लगभग बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो गया। हालांकि हल्का फुल्का कोल्ड आज मेरे को, आज सुबह से मेरे को भी लग रहा है, तो मैंने अभी तो ट्रीटमेंट लिया है। तो इसके ऊपर एक जो बहुत जल्दी ही वीडियो मैं बना करके आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। और आपने इस पूरे ऑडियो क्लिप को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना बहुमूल्य कमेंट भी हमारे लिए ज़रूर छोड़ते जाइए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का आभार, दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय न्यूरोथेरेपी।